अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा आज का पहला टॉपिक है, तो इसमें हम लोग 4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कि इंटरनेशनल रिलेशंस के मायने क्या हैं। नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस का नेचर क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में आईआर कहते हैं। आईआर का बेसिकली नेचर क्या है, उसके बाद नेचर के बाद हम उसका स्कोप ऑफ आईआर क्या है, और एवोल्यूशन वो डेवलप कहाँ से हुआ और आगे किस तरीके से डेवलपमेंट उसकी जारी है। ठीक है, इसके बाद हम अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको समझने के लिए हमें 2 तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू समझने पड़ेंगे। सबसे पहले, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट, देयर आर 2 व्यूज थ्रू विच आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस मींस आईआर। पहला व्यू है नैरो व्यू और दूसरा व्यू है ब्रॉडर व्यू या वाइड व्यू। सबसे पहले नैरो व्यू को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि नैरो क्या होता है। नैरो वर्ड की मीनिंग लिमिटेड, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट कर देना एक व्यू को। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आईआर एज कंसर्न्ड ओनली विद फॉर्मल पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। कुछ जो नैरो व्यू को सपोर्ट करते हैं, जो स्कॉलर्स नैरो व्यू को देखते हैं, वो समझते हैं कि आईआर जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन, जो स्टेट्स के दरमियान रिलेशन होता है, पॉलिटिकल रिलेशन, उसी तक क्या कहते हैं लिमिटेड है। मतलब उसके आगे उसमें वो बहुत लिमिटेड कर दिया उन्होंने कि फॉर्मल रिलेशन बिटवीन स्टेट्स हो गए, उनके क्या कहते हैं पॉलिटिकल रिलेशन हो गए, कि इकोनॉमिक्स उसमें नहीं आ रहा। उनको बहुत बहुत लिमिट कर दिया कि पॉलिटिकल और फॉर्मल रिलेशंस को ले आए, कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस आ गए। ठीक है, ब्रॉडर व्यू एंड वाइड व्यू में फर्क नहीं है। उसको हम ब्रॉडर व्यू भी कह सकते हैं और वाइड व्यू भी कह सकते हैं। दो नाम है, कुछ लोग वाइड व्यू के तहत इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ ब्रॉडर व्यू के तहत। ब्रॉडर व्यू में हम ये कहते हैं, ब्रॉडर व्यूज को जो स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि ब्रॉडर व्यू एक्सटेंड द यूनिट ऑफ एनालिसिस बियॉन्ड द स्टेट टू इंक्लूड नॉन स्टेट एक्टर्स एंड द इश्यूज बियॉन्ड द मिलिट्री पॉलिटिकल टू द इकोनॉमिक। सही है, ब्रॉडर व्यू कहता है कि आईआर सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिटरिकल टर्म्स को नहीं सपोर्ट करता, बल्कि उससे कई ज़्यादा इसमें इस डिसिप्लिन में हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे हम इकोनॉमिक देखते हैं, कल्चर देखते हैं, सोशल एस्पेक्ट देखते हैं, और बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज आ गया, एनवायरनमेंट आ गया, सिर्फ एक डिसिप्लिन को नहीं देखा जाता। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत वास्ट और बहुत ब्रॉड फील्ड है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। अब डेफिनेशंस में यहाँ पे आपको 4 डेफिनेशंस दिख रही हैं। ठीक है, जो ऊपर की 2 डेफिनेशंस हैं वो नैरो व्यू को सपोर्ट करती हैं, और जो नीचे की दो डेफिनेशंस हैं वो ब्रॉडर व्यू को सपोर्ट करती हैं। अब पहली डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ट्रेवर टेलर ने दी है, जो कि आईआर को डिफाइन करते हैं। डिफाइंस आईआर एज अ डिसिप्लिन विच tries to explain political activities across the state boundaries। उनकी डेफिनेशन में, जैसे हमने पहले पीछे नैरो व्यू की बात की कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ओनली। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जैसे मिलिट्री के डिसीशंस होंगे, डिफेंस के डिसीशंस होंगे, और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करना कि हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और इन्होंने अपनी डेफिनेशन में भी यही कहा कि वो क्या एक्सप्लेन करता है, या आईआर के डिसिप्लिन को वो कैसे एक्सप्लेन करता है, कि उसमें जो भी एक्टिविटीज़ अक्रॉस दी स्टेट्स बाउंड्रीज डिस्कस होती हैं या एक्सप्लेन होती हैं, वो एज अ पॉलिटिकल और मिलिट्री डिफेंस सिस्टम के तहत होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है वो केविन सी डन है। ठीक है, प्रोफेसर डन भी उनको कहा जाता है। प्रोफेसर डन किस तरीके से समझते हैं कि उन्होंने आईआर को डिफाइन किया
the actual relation that takes place across national boundaries or as the body of knowledge which we have of those relations at any given time. उन्होंने भी बात वही की है जो ऊपर क्या कहते हैं ट्रेवर टेलर कह रहे हैं कि नेशनल बाउंड्रीज रिलेशन बिटवीन स्टेट्स दो से जायद मुल्कों के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको किस तरीके से गिवन नॉलेज या गिवन टाइम के दरमियान उनके पॉलिटिकल और उनके ऑफिशियल रिलेशंस को डिफाइन किया गया है। सही है, बात वर्ड्स चेंज हैं लेकिन बात क्या हो रही है, सेम हो रही है कि वो ऑफिशियल या फॉर्मल या पॉलिटिकल या सिर्फ मिलिट्री तक बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद ओला जोसेफ बता रहे हैं उन्होंने आईआर को कैसे डिफाइन किया है। उन्होंने आईआर को एज अ ब्रॉडर व्यू देखते हैं, ठीक है, वाइड व्यू देखते हैं वो। अब ब्रॉडर व्यू में आ गया उन्होंने बोला इंटरनेशनल रिलेशंस आर द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेंबर्स और सेपरेट एंटिटीज ऑफ और नेशन विद इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आईआर सिर्फ लिमिटेड नहीं है बल्कि उनके मुताबिक आईआर हर तरीके की इंटरेक्शन और एक्टिविटी को देखता है जो कि स्टेट्स के दरमियान हो रही है, किसके अंडर, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। सही है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सारे नेशन स्टेट्स काम कर रहे हैं, स्टेट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो भी टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम, ये सारी आगे जो स्लाइड्स में 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है और इनसे क्या मीनिंग निकलती है। ठीक है, उसके बाद स्टीफन वॉल्ट्स क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल among the different actors, nation states, international organizations, NGOs, MNCs, non-state armed groups at international stage. There are basically 3 kinds of relation: cooperation, conflict and competition. अच्छा, स्टीफन वॉल्ट्स भी वही ब्रॉडर व्यू को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि जो आईआर स्टडी है सिर्फ ऑफिशियल नहीं बल्कि नॉन ऑफिशियल डिसिप्लिन्स की भी स्टडी उसमें आती है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब, जैसे आप देखते हैं यूएन है, यूरोपियन यूनियन है और इसके अलावा नेटो है, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये भी उस स्टडी का पार्ट है, ये भी आईआर का पार्ट है, ये भी आईआर के अंदर ही आता है, इनको भी आईआर के अंदर ही पढ़ा जाता है। सही है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गई, एमएनसीज, डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी किस तरीके से आईआर में आती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से आईआर में आती हैं, ये क्यों आईआर में इम्पॉर्टेंट है या इनको क्यों आईआर में डाला गया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि देयर आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ रिलेशंस: कॉर्पोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। अच्छा, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में, कहने का मकसद ये है कि पहले तो उन्होंने बताया कि एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करती है। उसके बाद वो दूसरी बात कह रहे हैं कि 3 तरह की रिलेशंस हैं। सही है, कॉर्पोरेशन का, कॉन्फ्लिक्ट का एंड कंपटीशन का। कॉर्पोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन का यहाँ पे क्या मकसद आया कि किसी भी स्टेट के एक दो से ज़ायद दूसरे स्टेट से कैसा रिलेशन हो सकता है, या तो वो कॉर्पोरेशन का होगा कि वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, या उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट होगा। सही है, जैसे अब कॉर्पोरेशन का अगर हम मिसाल ले लें, पाकिस्तान और चाइना। अब पाकिस्तान चाइना के लिए ऑल वेदर फ्रेंडशिप बोला जाता है कि ये ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। सही है, तो यहाँ पे हमने किसको डिफाइन किया, कॉर्पोरेशन को डिफाइन किया। ठीक है, और इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट हमारा पाकिस्तान इंडिया सबसे इजी और सबसे आसान क्या कहते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है कि हमारा उनसे कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशन है। ठीक है, अब और दूसरा कंपटीशन का,
हमारा कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशन एक कंट्री के साथ भी हो सकता है, हमारा कंपटीशन इंडिया से भी है, हमारा कंपटीशन हर उस कंट्री से है जो हमारे बराबर या हमसे ऊपर है, क्योंकि हर स्टेट चाहता है कि वो अपने कंट्री को आगे बढ़ाए। सही है। अब यहाँ पे एक रेस है, ग्लोबल रेस है, और ग्लोबल रेस में हर कोई आगे जाना चाहता है, हर स्टेट पावरफुल होना चाहता है। सही है। यहाँ पे और बाकी जो टर्म्स हैं वो आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। ये चार डेफिनेशंस, जिसमें दो नैरो व्यू को सपोर्ट कर रही हैं, दो ब्रॉडर व्यू को सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा भी आप डेफिनेशंस देख सकते हैं, अगर आप लोग देखना चाहें। हैंस डी मॉर्गन थॉ की है, आप उनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। पाल्मर एंड पर्कन्स की है, आप उनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आईआर की। वो सब ब्रॉडर व्यू को ही सपोर्ट करते हैं। हैंस डी मॉर्गन थॉ को वैसे भी जाना जाता है क्योंकि फादर ऑफ रियलिज्म है। ये सारी चीज़ें, रियलिज्म क्या होता है और जितनी भी थ्योरीज हैं या जो भी वर्ड यहाँ पे न्यू इस्तेमाल हुआ है वो आगे डिफाइन होता जाएगा जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशंस हो गई और मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक फिर भी छोटा सा समराइज कर देती हूँ मैं इसको कि इंटरनेशनल रिलेशन आईआर बेसिकली बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, जिन्हें उर्दू में कहा जाता है, वो रिलेशन अमंग स्टेट है। सही है, स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप। अब इसको इजीली हम कैसे समझ सकते हैं कि स्टेट के दरमियान रिलेशनशिप कैसा, स्टेट के दरमियान कैसे रिलेशनशिप होते हैं। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। किसी के साथ हमारे कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स है, किसी के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स है। जैसे कि एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ रिलेशन होते हैं। सही है, कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है और कोई हमारा किसी से हमारी बातचीत होती है, किसी से हमारी अच्छी दोस्ती होती है। ये रिलेशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप। इसी तरह जैसे इंसान सेल्फ आइसोलेटेड नहीं रह सकता, इसी तरीके से स्टेट भी सेल्फ आइसोलेटेड नहीं रह सकता, वो आइसोलेशन में नहीं जी सकता। जैसे एक इंसान नहीं जी सकता, उसको रिलेशन रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेड जुड़ी है, उसके रिसोर्सेज। हर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसके पास सारी रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर है, पर टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी जापान या अमेरिका के पास होगी। ठीक है, जापान या अमेरिका के पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे पाकिस्तान के पास होंगे। सही है। अब इन दोनों की क्या हो गई, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी हो गई कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। इनको अपनी इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, उससे पूरा ट्रेड का निज़ाम चलता है। ट्रेड का निज़ाम चलेगा, इन्वायरमेंट, बहुत से ऐसे इश्यूज आगे हम पढ़ेंगे जो कि ग्लोबली हर स्टेट चैलेंज कर रहा है। सिर्फ एक स्टेट नहीं चैलेंज कर रहा है, एक स्टेट फेस नहीं कर रहा। ठीक है, हर स्टेट उसको फेस कर रहा है। तो उनको समझने के लिए और उनको पढ़ने के लिए, उनको मज़ीद सॉल्व करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए एक स्टेट को दूसरे स्टेट की ज़रूरत है या एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट है। सही है, इसमें वही बात की गई है जैसे अब उन्होंने कहा, नैरो व्यू कहता है कि पॉलिटिकल। ठीक है, अब एक स्टेट सिर्फ पॉलिटिकली दूसरे स्टेट से नहीं जुड़ा या दूसरी फॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं, वो अपनी ट्रेड की वजह से भी जुड़ा हुआ है, वो अपने कल्चर की वजह से भी जुड़ा हुआ है, वो और बहुत सारी चीज़ों की वजह से उससे जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है ये आगे पता चलेगा, और किस तरह जुड़ा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें ये आईआर में क्यों है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मतलब क्या होता है कि रिलेशन अमंग स्टेट, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, और बहुत सारे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस सबसे मेन एस्पेक्ट है हमारा। वर्ड पहले इसके इंटरनेशनल रिलेशन के नेचर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि नेचर क्या होता है। ठीक है, नेचर होता है फितरत। नेचर का मतलब क्या है, फितरत। हम जब एक इंसान की फितरत देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार
वो झूठ नहीं कोई एक इंसान है, हम बोलते हैं कि यार वो झूठ नहीं बोल सकता, उसकी नेचर में नहीं है कि वो झूठ बोले, उसकी नेचर में नहीं है कि वो धोखा दे, ये उसकी फितरत में नहीं है कि वो धोखा दे या झूठ बोले, ठीक है? इसी तरीके से आईआर इंटरनेशनल रिलेशन का भी नेचर है, उसकी फितरत में क्या चीज़ें हैं। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। सही है? अब ये नया वर्ड है, एनार्की क्या होता है, एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। सही है? आगे ही लिखा हुआ है कि नो सुप्रानेशनल अथॉरिटी वाइडली वेयरिंग कैपेबिलिटीज अमंग लीगली इक्वल एंड सॉवरन नेशन स्टेट्स। सही है? एनार्किक की मीनिंग पहले हमें समझनी पड़ेगी कि एनार्किक क्या होता है। एनार्किक एक वर्ल्ड ऑर्डर है जहाँ पे कोई भी ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है। सही है? ग्लोबल अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसी सुप्रा नेशनल अथॉरिटी, कोई ऐसी एक अथॉरिटी नहीं है जो पूरी दुनिया को चला रही हो। ये इजी हो गया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है जो पूरी दुनिया पे लागू होता हो, जो अमेरिका के लिए भी सेम हो, पाकिस्तान के लिए भी सेम हो, इंडिया के लिए भी सेम हो और चाइना के लिए भी सेम हो। ऐसा कोई एक ग्लोबल गवर्नमेंट, लॉ, अथॉरिटी, कल्चर, थ्योरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, तो इसको हम एनार्किक ऑर्डर भी बोलते हैं। सही है? एनार्किक ऑर्डर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नो ग्लोबल गवर्नमेंट और नो ग्लोबल अथॉरिटी, नो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल लॉ, नो ग्लोबल कल्चर, नो ग्लोबल थ्योरी, कोई एक ही गवर्नमेंट, कोई एक ही कल्चर, कोई एक ही लॉ जो पूरी दुनिया पे लागू हो रहा हो और पूरी दुनिया उसको मानने की पाबंद हो, ऐसा नहीं है। ठीक है? ये नेचर में कैसे आया? अब जाहिर सी बात है, जब कोई एक सुप्रा नेशनल अथॉरिटी नहीं है तो हर स्टेट, हर कंट्री सॉवरन है। सॉवरन यहाँ पे एक नया वर्ड है। सॉवरन की मायने होती है खुद मुख्तार होना। खुद मुख्तार कैसे है? अब खुद मुख्तार इस तरीके से कि हर स्टेट की अपनी बाउंड्री है। सही है? हर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप है। सही है? हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। हर स्टेट की अपनी क्या कहते हैं, मोनोपोली ऑफ फोर्सेस है। और हर स्टेट की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर है, जो हम कह सकते हैं जिसके तहत वो चलते हैं। ये एक सॉवरन नेशन होने के मतलब आप समझ लें कि 5 थंब रूल्स हैं कि ये पॉइंट्स उनके पास होंगे तो वो स्टेट सॉवरन कहलाएगा। ठीक है? हर स्टेट लीगली इक्वल है, कोई किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई दूसरा स्टेट, हम पाकिस्तान इंडिया के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता और इंडिया हमारे मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, वो हमसे ट्रूप्स भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन होंगी, जब हम एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी कि किस तरीके से सॉवरन टर्म इंट्रोड्यूस हुई और नेशन स्टेट्स का मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट हमारा है यहाँ पे, स्टेट एंड नेशन स्टेट्स आर मेन एक्टर इन द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम एक निज़ाम है। सही है? उसमें दूसरे एक्टर्स, दूसरे यूनिट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें 2 मेन एक्टर हैं, जो कि पहले रियासत और दूसरी कौमी रियासत। अब इस नेशन स्टेट्स क्या होता है? नेशन स्टेट्स उसको कहा जाता है जैसे एक कौम है और उस कौम पे रियासत बनाई गई। ठीक है? नेशन स्टेट है वो एक स्टेट अपनी नेशन की वजह से ही जाना जाता है या सॉवरेनिटी में आता है। जैसे अगर इसकी एक मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है। हमें पता है कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स है। हम नेशन स्टेट कहलाते हैं। सही है? नेशन का मतलब क्या होता है? कौम या कौमियत। सही है? अब इसके अलावा बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा है यूरोसेंट्रिज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म।
अब पहले हम डिफाइन करते हैं कि यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है। अच्छा, चूंकि आईआर एक ऐसी टर्म है जो कि एशिया से नहीं आई है। आईआर एक ऐसी टर्म है जो वेस्ट यूरोप से इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वेस्ट यूरोप से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो ये कॉन्सेप्ट जहाँ इसका कोर, इसका ओरिजिन वेस्ट है, सही है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो एक जो पर्सपेक्टिव है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव आईआर का। अब उस जहाँ चीज़ इसको मैं सिंपल कर देती हूँ, जब चीज़ ओरिजिनेट होती है, जहाँ से उसका जो ओरिजिन है, तो वो उसके सेंटर पार्ट होता है, वो उसका कोर पार्ट होता है, वो उसमें रची बसी होती है चीज़ें। तो यूरोसेंट्रिज्म मतलब यूरोसेंट्रिज्म आईआर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न यूरोपियन पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ये जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रियलिज्म की थ्योरी दी, लिबरलिज्म की थ्योरी दी, जिसको आइडियलिज्म भी बोला जाता है, मार्क्सिज्म आया, कम्युनिज्म आया, ये कहाँ से आया? ये सारा यूरोप से आया। तो उसको हम जहाँ से ओरिजिनेट हुआ तो उसमें यूरोपियन टच है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि अब ये एशिया में भी पढ़ा जाने लगा है, या फिर इसका फोकस शिफ्ट भी हो रहा है, डाइवर्ट भी हो रहा है। लेकिन जो मेन कोर कॉन्सेप्ट जहाँ से आया, इस वजह से इसको यूरोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूरोप से आया, वेस्ट यूरोप से आया। तो इसमें यूरोपियन पर्सपेक्टिव ज्यादा है। यूरोप देखता है, भाई यूरोप में पता ही नहीं, कि उनको नहीं पता। यूरोप कहते हैं, यूरोप बोलता है कि उसका कॉन्सेप्ट है सेक्युलर रहो, सही है, रिलीजन कॉन्सेप्ट उनके लिए है ही नहीं। क्या कहते हैं, इस्लाम आया, ईस्ट में आया, सही है, बुद्धिज्म आया, ईस्ट में आया, हिंदुइज्म आया, ईस्ट में आया। यूरोप में रिलीजन बहुत बहुत लेट क्रिश्चियनिटी वहां पे पहुंचा, लेकिन उनके लिए वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इसलिए वो रिलीजन को नहीं मानते, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई सेक्युलर है, रिलीजन का क्या कहते हैं, हम सेक्युलर हैं, हम कैपिटलिज्म को देखते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, रिलीजन को डिनाई करते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट और उनके पर्सपेक्टिव में वो चीजें है नहीं। और चूंकि आईआर का सेंटर ही, कॉन्सेप्ट ही वहां से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लाजमी बात है जो बहुत सारे स्कॉलर्स इसमें बात करते हैं, वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूरोसेंट्रिज्म आपका कवर हो गया कि यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है। उसके बाद एथनोसेंट्रिज्म। अब एथनोसेंट्रिज्म की क्या बात है? एथनोसेंट्रिज्म, सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे कि एथनो क्या होता है। एथनो वर्ड कहाँ से निकला है? एथनोसिटी से निकला है। एथनोसिटी क्या होता है? कौमियत। एथनोसिटी का मतलब होता है कौमियत, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर कोई कहता है कि उसको एथनोसिटी नहीं पढ़नी इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ऐसा नहीं हो सकता, या वो एथनोसिटी को ना पढ़े और उसने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कौमियत। क्यों? अब यहाँ पे बात आती है क्यों इंपॉर्टेंट टर्म है। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि स्टेट कौन चला रहा है? एक गवर्नमेंट चला रही है। किस बेस पे बना? एक नेशनल्स की वजह से, नेशन की वजह से स्टेट बना, सही है। उसकी नेशन की वजह से एक स्टेट कहलाता है, सॉवरन स्टेट कहलाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सॉवरेनिटी के मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, उसमें एक सिटीजनशिप भी था, सही है। सिटीजनशिप मतलब उसका नेशन, स्टेट का नेशन इम्पोर्टेंट है, एक कौमियत है। ठीक है। अब कौमियत में भी बहुत सारे इसको हम डिटेल में, जब ये आगे डिटेल टॉपिक आएगा तो इस पे मजीद बात करेंगे। लेकिन मैं आपकी इसको ये इसको हम आराम से ऐसे समझा सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी, फॉर एग्जांपल टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, सही है। टू नेशन थ्योरी बने कि इंडिया और पाकिस्तान अलग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान हिंदू दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग एथनोसिटीज हैं, दो अलग अलग कौमियत हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती। और आज 72-73 साल के बाद हमें वो उनकी बात ठीक लग रही है कि हाँ, वाकई आज अगर आप देख लें जो भी कुछ हो रहा है इंडिया में हो रहा है, कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। वो अलग अलग कौमियत है, उनके
कल्चर, उनकी नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है। सही है। एथनोसेंट्रिज्म यहाँ पे आता है कि हर कौमियत, हर नेशन अपने आप को, अपने कल्चर को, अपनी नॉर्म्स को सुपीरियर समझता है। ठीक है। अब यहीं पे हमने बात की कि यूरोसेंट्रिज्म था। अब यूरोपियन वेस्ट जितना भी है वो अपने आप को सिविलाइज्ड समझता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है कि भाई हम ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स देखते हैं, हम लोग हमें क्लाइमेट के लिए हमें क्लाइमेट की फ़िक्र है, हमें ह्यूमन राइट्स की फ़िक्र है, हमें इंसानी हुकूक की बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। तो वो अपने वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं और दूसरे के कहना कि नहीं आप जैसे भी हैं ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव से वो खुद ही जज करके उसको गलत कर देते हैं, नहीं। अब अगर यहाँ पे एक और छोटी सी एग्जाम्पल दूं, जैसे कि सिंधी हैं, सिंधी भी एक कौम है, पंजाबी एक कौम है, ठीक है, बलोची एक अलग कौम है। यहाँ पे एथनोसिटी की बात हो रही है कि वो एक अलग कौम है, ठीक है। अब कौमों के अंदर भी बहुत सारी जातें और वो उस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। ये एक बहुत बड़ा और फंडामेंटल और बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है आईआर का। सही है। यहाँ पे आपको यूरोसेंट्रिज्म और एथनोसेंट्रिज्म समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट है कि आईआर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी थ्योरेटिकल है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मकसद हुआ? मल्टी डिसिप्लिनरी का मकसद वही ब्रॉड व्यू, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, हमने देखा था कि ब्रॉड व्यू में क्या था कि आईआर स्टडी है इकोनॉमिक्स की भी, पॉलिटिक्स की भी, सोशल भी। आईआर में सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईआर बहुत सारे सब्जेक्ट्स लाई करते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल देती हूँ, पॉलिटिकल साइंसेस। सही है। पॉलिटिकल साइंसेस आईआर में आता है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी होती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल रिलेशंस होते हैं, इकोनॉमिकल सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक आ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी आ गया। ये सारे डिसिप्लिन्स आईआर के अंदर आए। आईआर को अगर समझा जाए तो एक वास्ट डिसिप्लिन है। सही है। अब आईआर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक्स, बहुत लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो एक सेपरेट डिसिप्लिन है। सोशियोलॉजी है, एक सेपरेट डिसिप्लिन है वो। लेकिन इन सारे डिसिप्लिन्स की क्या कहते हैं, आईआर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस वजह से आईआर में हम लोग पॉलिटिकल व्यूज़ भी पढ़ रहे होते हैं, एक कंट्री के इकोनॉमिक व्यूज़ भी पढ़ रहे होते हैं, एक कंट्री का सोशल एस्पेक्ट भी देख रहे होते हैं कि भाई वो सोशली किस तरीके से वर्क करता है। हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं कि वो इकोनॉमिकली वो किस तरीके से उनके रिलेशंस है। हम उनके हर एस्पेक्ट से एक स्टेट को पढ़ते हैं। इस वजह से आईआर को मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है। सही है। अब यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है। मल्टी थ्योरेटिकल क्या मतलब है? मल्टी का मतलब, सबसे पहले तो आपको मल्टी का मतलब तो पता ही है कि एक से ज़ायद होना, ठीक है। उसके बाद मल्टी थ्योरेटिकल का क्या मतलब है? मल्टी थ्योरेटिकल का ये मतलब है कि बहुत सारी थ्योरीज हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म और क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, न्यो रियलिज्म, न्यो लिबरलिज्म। बहुत सारी थ्योरीज के तहत आईआर को पढ़ा जाता है, ठीक है। कोई एक थ्योरी नहीं है जो डिफाइन करे, बहुत सारी थ्योरीज हैं। बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलर्स ने बहुत सारी थ्योरीज दी जिन्होंने अपने तरीके से आईआर को पढ़ा, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट, इसका जो क्या कहते हैं फिफ्थ पॉइंट है, वो है बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म क्या होता है? कंपेयरिंग स्टेट्स बिहेवियर टू ह्यूमंस नेचर। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक नॉन लिविंग थिंग, स्टेट तो एक नॉन लिविंग थिंग है, कोई उसमें जान तो नहीं है ना, जीती जागती चीज, और एक लिविंग थिंग है, ह्यूमन, ठीक है। एक नॉन लिविंग थिंग को हम एक लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं, क्यों? सही है। यहाँ पे ये बात आती है क्यों, ठीक है। स्टेट है। अब स्टेट जो चला रहा है वो कौन चला रहा है? स्टेट के फैसले कौन कर रहा है? इंसान।
कोई एक ह्यूमन है, कोई सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है, वही एक स्टेट की गवर्नमेंट को चला रहा है, सही है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन स्टेट के बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है, एक रियासत को चला रहा है, सही है। और किसके लिए चला रहा है? इंसान के लिए, सही है। और जैसे एक इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना से ये टेक्नोलॉजी बनी, टेक्नोलॉजी डेवलप की, किसने डेवलप की? इंसान ने। किसके लिए डेवलप की? इंसान के लिए। और क्यों डेवलप हुई? इंसान के लिए ही डेवलप हुई थी। मतलब जो उसको बनाने वाला भी इंसान है, इस्तेमाल करने वाला भी इंसान है, और जिसके लिए बनी वो भी इंसान है, जो उसका क्या कहते हैं, उसको पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो इस वजह से ये थ्योरी कही जाती है कि इंसान का नेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक स्टेट के बिहेवियर को जानने के लिए, सही है। अब यहाँ पे एक छोटी एग्जांपल ये दे दूँ, अगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है? पाकिस्तान एक स्टेट है, पाकिस्तान को कौन चला रहा है? उसकी असेंबली है, प्राइम मिनिस्टर है, डिफरेंट पीपल ऑफ ग्रुप, सही है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स है, वो चला रहे हैं, सही है। तो अगर किसी को पाकिस्तान किस तरीके से एक स्टेट किस तरीके से डिसीजन लेता है, किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है इनकी, किस तरीके के इनके सोशल पॉलिटिकल व्यूज है, वो पढ़ने के लिए सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि उसकी नेशन, उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो किस नेचर के हैं, ठीक है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा हम नहीं जान सकते। जब हम यूरोप और वेस्ट की बात करते हैं, तब हम ये बात नहीं करते कि यूरोप एज़ अ स्टेट कैसा है, सही है? हम बोलते हैं कि वहाँ जो लोग रहते हैं, उनका नेचर क्या है? वो बहुत क्या कहते हैं, लिबरल थिंकिंग है, या उनकी कंज़र्वेटिव थिंकिंग है, एजुकेशन को सिविलाइज़्ड है, नॉन सिविलाइज़्ड है। ये सारी चीज़ें हम देख के एक कंट्री को डिफाइन करते हैं कि भाई उनके उनके अंदर ये खुसूसियात है और ये खामियां है। वो कंट्री के अंदर नहीं होती, बेसिकली वो उसके नेचर के नेशन के अंदर होती है, जो उनको चला रहा हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन नेचर को पढ़ना, अगर आपको स्टेट बिहेवियर समझना है कि स्टेट्स के बिहेवियर, स्टेट एक किस तरीके से बिहेव करता है, इसको समझने के लिए ह्यूमन नेचर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये ज़िंदगी भर ये कंपैरिजन तो रहेगा कि बगैर ह्यूमन नेचर को समझे आप स्टेट बिहेवियर को नहीं समझ सकते, ठीक है। इसके आगे ये नेचर ऑफ आईआर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सही है, वो हमने पढ़ा। अब कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ज़माने में आईआर का नेचर किस तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग रोल्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? आईजीओज हो गई, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे यूएन, यूरोपियन नेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी एनजीओज भी काम कर रही हैं, और सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इनका रोल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि ये बहुत बढ़ चढ़ के आगे काम कर रही है। यूनाइटेड नेशन को आज कौन नहीं जानता? यूनाइटेड नेशन बहुत से मामलात में अपना बहुत अहम पीस को, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और वो अब अपना रोल इसमें प्ले कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है सुप्रानेशनल। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स मिलके बनाते हैं, और वो जो डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें हम लोगों ने ये पॉइंट्स डाले हैं, ये इस तरीके से फॉलो होंगे, ठीक है। और जो सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो अपने पॉइंट्स खुद बनाती हैं और वो किसी के लिए भी चेंज नहीं करती। वो कहती है कि ये जो स्टेट्स को, जो स्टेट हमारे साथ जुड़ेंगे उनको ये मानने पड़ेंगे, वो किसी के लिए भी रद्दो-बदल नहीं करती। अपने जो भी उनके रूल्स होते हैं या लॉ होते हैं, ठीक है। सेकंड है लोकस शिफ्टिंग फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका टू एशिया एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अच्छा,
यहाँ पे लोकस शिफ्टिंग फ्रॉम यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका टू एशिया। इधर ये बात आ गई कि लोकस का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली एक चीज शिफ्ट हो रही है, जैसे हमने यूरोसेंट्रिज्म की बात की थी, ठीक है। यूरोसेंट्रिज्म हमने कहा था चूंकि आईआर का कॉन्सेप्ट वेस्ट से आया है, तो अब हम यूरोसेंट्रिज्म से निकल के ये एशिया में भी पढ़ा जा रहा है और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें भी ये पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पे भी स्कॉलर्स उसको अपने तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। वो आईआर को अपने तरीके से देख रहे हैं। हर स्कॉलर जो एक डेफिनेशन देता है वो अपने नजरिए और अपने परसेप्शंस के तहत देता है कि भाई वो किस नजरिए से आईआर को देख रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं, तो वो उनके अपने नजरिए से, उनकी अपनी स्टडी से है कि उन्होंने किस तरीके से आईआर को स्टडी किया और क्या समझा वो उन्होंने डिफाइन किया। इसी तरीके से अब जो इंटरनेशनल रिलेशन का शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में नहीं है बल्कि एशिया में और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी इसको एज अ सेपरेट डिसिप्लिन एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ा जा रहा है, जैसे कि हम पाकिस्तान में इसको एज अ सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं और दूसरे ममालिक में भी, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट है, जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं कि फोकस शिफ्टिंग फ्रॉम इंटर स्टेट वॉर एंड सिक्योरिटी टू इंटरडिपेंडेंस एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉर्पोरेशन टू टैकल एनवायरमेंटल degradation, climate change, terrorism and violence, hunger and poverty, energy security, human rights, epidemic, etc. ठीक है। फोकस चूंकि अगर हम ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस स्टेट्स का होता था वो सिक्योरिटी होता था कि भाई हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए वॉर एंड सिक्योरिटी होता था, उनका मेन फोकस था ही सिक्योरिटी कि भाई हमें अपनी सिक्योरिटी रखनी है, हमने अपना दिफा करना है दूसरे ममालिक से, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ें शिफ्ट होके ज़्यादा किस पे फोकस हो रहा है, इन्वायरमेंट पे फोकस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पे फोकस हो रहा है और टेररिज्म पे हो रहा है, वायलेंस पे हो रहा है कि उससे बड़े बड़े सिक्योरिटी जो इश्यूज थे पुराने, उससे बड़े बड़े अब सिक्योरिटी इशू आ रहे हैं, हंगर हो रही है, हंगर एंड पॉवर्टी है, ठीक है। अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि किसी स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। क्लाइमेट चेंज हम किसी एक स्टेट के कंट्रोल में नहीं है कि वो अपने अलग उसके लिए डिसीशंस लेगा या उसके लिए एक अलग फ्रेमवर्क प्लान बनाएगा या स्ट्रेटेजी बनाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल फिनोमेना है, टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना है, कोई एक कंट्री उससे इफेक्टिव नहीं है बल्कि बहुत सारे कंट्रीज उससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं, इंटरडिपेंडेंसी और कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ग्लोबली अगर क्लाइमेट पे काम हो रहा है तो अमेरिका भी काम कर रहा है, यूरोप भी काम कर रहा है, पाकिस्तान में भी क्लाइमेट पे काम हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज को, या जो क्लाइमेट इतना बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये ग्लोबल फिनोमेना है। अब इस पे काम किया जा रहा है बनिस्बत इस पे कि एक अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी या वॉर पे कंसंट्रेट करने के बजाय इन ग्लोबली इश्यूज पे कंसंट्रेट किया जा रहा है इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे नेचर ऑफ आईआर इन खत्म होता है कि आईआर का नेचर क्या था। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी थ्योरेटिकल है और इंटरनेशनल सिस्टम है, नार्किक ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है और क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज और दूसरे नए नए फिनोमेनास इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्कोप पढ़ते हैं कि आईआर का स्कोप क्या है। सही है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। IR is the study of conflictual and co-operational interaction among state in the international state system. वही बात आ गई कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस IR स्टेट के दरमियान क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्चुअल और कोऑपरेशनल रिलेशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको पढ़ा जाता है, ठीक है।
IR, number 2 point, IR is the study of processes by which states adjust their national interest to those of other states. ठीक है, यहाँ पे अब IR को इसलिए भी स्टडी किया जाता है, वो एक प्रोसेस है जिसके तहत एक स्टेट अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करता है कि भाई वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए फॉरेन पॉलिसी या जो भी वो बना रहा है, जो भी एक फ्रेमवर्क में वो काम कर रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, या एक हद तक कि दूसरे स्टेट को नुकसान नहीं हो, वो इस तरीके से अपनी चीजें एडजस्ट करता है कि उसके स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट भी क्या कहते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट भी परसीव हो जाए, मिल जाए, हासिल कर लें, उसको भी बना लें, उसके लिए भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक तरीके से सेव कर ले, और दूसरे स्टेट को उससे कोई हार्म भी ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, IR is the study of struggle for power and power relationship among states. अब IR एक स्टडी है जो कि बहुत ज़्यादा एक स्टडी है पावर की, सही है, क्योंकि एनार्किक ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर है, तो जो पावरफुल है उसकी ही वावा है। जैसे सुपर पावर अभी अमेरिका है, अब अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक उस पे नहीं है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल स्टेट है, उसके सामने पाकिस्तान इतना पावरफुल स्टेट नहीं है। तो चूंकि एक एनार्किक ऑर्डर है, क्योंकि एक ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि कोई एक ग्लोबल लॉ नहीं है, इस वजह से क्या कहते हैं, इस वजह से IR में देखा जाता है कि हर स्टेट पावर के लिए स्ट्रगल करता है कि वो अपने आप को पावरफुल बनाए। ठीक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसीज को अच्छा करके, या अपने इकोनॉमिक को अच्छा करके, किसी भी तरीके से वो अपने कंट्री को डेवलप करे और पावरफुल बनाए। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि IR इज द स्टडी ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर। सही है, इसमें वॉर एंड पीस के बारे में भी पढ़ते हैं हम, कि भाई जंगों के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि पीस किस तरीके से हम पीस को कायम कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं कि वॉर ना हो, और सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन के बारे में भी बात होती है। इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटरडिपेंडेंस हम पहले ही कर चुके हैं कि एक स्टेट किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, IR इज द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉज, कन्वेंशन, ट्रीटीज, कोवेनेंट्स एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी ट्रीटीज भी साइन होती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ है, लॉ बनाए गए हैं कि भाई ये लॉ है, और वो जो भी, जैसे अब यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि यूनाइटेड नेशन बना, यूनाइटेड नेशन में आज 193 स्टेट्स क्या कहते हैं, मेंबर हैं, और तकरीबन दुनिया में 195 या 200 के तहत कंट्रीज हैं। ठीक है, और उसमें 193 या मे बी इससे ज़्यादा 194 कंट्रीज UN का पार्ट है, तो वो उससे बाउंड है, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड है। जब कोई स्टेट एक ट्रीटी या कन्वेंशन साइन करता है तो वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड हो जाता है। ठीक है, IR is the study of evaluation of foreign policies of states and national interest. IR में हम स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसीज को भी देखते हैं, और स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट क्या है उसके तहत, जब स्टेट हर पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, एक स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट है, लाजमी बात है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज उसी तरीके से मेक करेंगे जिस तरीके से उनका नेशनल इंटरेस्ट सेफ हो सके या वो उसको प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है IR इज द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन फील्ड्स ऑफ ट्रेड, पॉलिटिक्स, कल्चरल, इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजन, रेगुलेशन, मूवमेंट्स। IR ना कि सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि ट्रेड, कल्चरल, इकोनॉमी, रिलीजन, बहुत सारी सोशल मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स, सब के बारे में बात करता है। कोई एक स्पेसिफिक उसका फील्ड नहीं है, उसकी बहुत सारी फील्ड हैं। हम IR में बहुत सारी अदर फील्ड्स को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है, इसके बाद IR इज द स्टडी
of international economic system, free trade, economic liberalization, globalization. अच्छा, IR एक स्टडी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की। हम इसमें ट्रेड पढ़ते हैं कि ट्रेड कैसे होता है, ग्लोबलाइजेशन क्यों हुई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड किस तरीके से इन्हेंस हुआ, इंक्रीज हुआ, और किस तरीके से दूसरे फिनोमेनाज इंट्रोड्यूस हुए इसकी वजह से। ये सारी स्टडीज़, ये सारी फील्ड ऑफ स्टडीज़ IR में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। IR is the study of non-state actors, civil society, social movement, NGOs, and social phenomena such as environmental issues, human rights, epidemic, terrorism, refugee, migration, hunger and poverty, etc. ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि IR अब सिर्फ सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करता, बल्कि इससे कई ज़्यादा और ग्लोबल फिनोमेनाज है जिन पे वो फोकस कर रहा है और उसकी स्टडी करता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज आ गया, उसमें रेफ्यूजी हो गया, टेररिज्म हो गया, हंगर एंड पॉवर्टी हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, द स्टडी ऑफ IR इज द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कवर्स द एंटायर गैम्बिट ऑफ इंटरनेशनल politics, international law, diplomatic history, international organization, and all those areas of studies that aimed to understand or resolve the conflict of border dispute across the global community. ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को मॉडर्न वर्ल्ड भी कह सकते हैं, कि वो हर चीज़ को कवर कर रहा है, हर चीज़ को, सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं हम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी स्टडी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स के दरमियान जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो ग्लोबल सतह पर डिस्कस किए जाते हैं। जैसे इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर इशू है। कश्मीर इशू यूनाइटेड नेशन तक भी गया, सही है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी दिया गया। उसके बाद उन्होंने उस पर जो भी कमेंट्स दिए वो उसको डिस्कस करने का मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ ये आपको समझाने का है कि किस तरीके से जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो किस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी का भी कंसर्न बन जाते हैं, क्योंकि हर स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट है। तो लाजमी बात है, एक स्टेट के अगर एक दो स्टेट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और एक बहुत बड़ा इशू तब बनता है जब दोनों कंट्रीज़ क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर भी हों। पाकिस्तान इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्कोप एंड होता है और हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, लास्ट है जो कि वो है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, सही है। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलप कैसे हुआ, किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट है इसका ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अच्छा जी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या है? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, सही है। 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुआ, सही है, जिसने क्या एंड किया, 30 इयर्स वॉर की, 30 इयर्स वॉर एंड की। अब मैं इसका आपको छोटी सी समरी दे देती हूँ कि 30 साल वॉर चल रही थी, किसके दरमियान, एक स्पेन में एक गांव देहात में ये वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसमें ये वॉर थी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये वॉर थी, और वो लोग कह रहे थे कि भाई हम पोप को और पोप की क्या कहते हैं बादशाहत नहीं चलेगी, हम खुद अपने रिलीजन को पढ़ सकते हैं, और इन बिलीव्स पे उनके दरमियान वॉर हुई। तब ये 30 साल तक ये वॉर चली, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स क्या कहते हैं थी, जैसे स्पेन, स्वीडिश, डेनिश, बोहेमियन जो कि आज चेक रिपब्लिक है, और फ्रांस, बहुत बड़े बड़े सुपर पावर्स इसमें इन्वॉल्व थी। तो इस वॉर को ख़त्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बनाया गया, जिसमें उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। पुराने ज़माने में स्टेट नहीं होते थे, पुराने ज़माने में एम्पायर्स होती थी,
जैसे आपने सुना होगा ओटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, बड़ी बड़ी सल्तनतें होती थी, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं एम्पायर्स होते थे, उनमें छोटे छोटे सी क्या कहते हैं सल्तनतें होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आया तो ज़्यादातर जो पुराने ज़माने में जंगें हुआ करती थी वो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से होती थी, क्योंकि बहुत वहाँ पे डेफिनेट टेरिटरी डिफाइन नहीं थी कि भाई आपका ये इतना बॉर्डर है, इसके बाद आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते, हम आपके इलाके में नहीं आ सकते। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा जंगें होती थी। इसको ख़त्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बनाया गया, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई एक रियासत है, एक कौम है, उसकी अपनी एक रियासत है, वो अपनी रियासत में रहेगा। यहीं पे सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स का भी कॉन्सेप्ट आया कि उसकी एक अपनी डेफिनेट बाउंड्री होगी, उसकी एक अपनी गवर्नमेंट होगी, उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा जिसके तहत वो स्टेट रन करेगा। और मोनोपोली ओवर यूज ऑफ फोर्सेस, इसका क्या मतलब होता है कि स्टेट सिर्फ अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, ना कि कोई और। ठीक है, स्टेट के अलावा कोई और पावर का या फोर्स का यूज़ नहीं कर सकता, वायलेंस का यूज़ नहीं कर सकता। और सारे स्टेट लीगली और इक्वल है, लीगली इक्वल मतलब सारे एक जैसे इक्वल हैं। और नॉन इंटरवेंशन टर्म भी यहाँ पे यूज हुई। अब नॉन इंटरवेंशन टर्म भी वही हो गया कि आप किसी दूसरे स्टेट की सॉवरेनिटी में मुदाखलत नहीं कर सकते। मतलब हमारे स्टेट अफेयर्स में इंडिया नहीं आ सकता, इंडिया के स्टेट अफेयर्स में हम नहीं बात कर सकते। अमेरिका नहीं बताएगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को अपना फॉरेन पॉलिसीज किस तरीके से बनानी चाहिए, या उनको अपना स्टेट किस तरीके से पाकिस्तान को किस तरीके से रन करना चाहिए, वो नहीं बताएंगे और ना हम उनको बताएंगे। ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया कि सॉवरेनिटी है, नॉन इंटरवेंशन है, वो इंटरवीन नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते हमारे डोमेस्टिक या हमारे इंटरनल मामलात में। ठीक है, जैसे एयर स्पेस आपने देखा, एयर स्पेस में ये जो ट्रूप्स वगैरह आ जाती हैं, ये क्या कहते हैं नहीं आ सकती जब तक कि आप एक कंट्री से एक खास एल्टीट्यूड तक, तो एक कंट्री से अगर आप उसके एयर स्पेस में जा रहे हैं तो आपको उस स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अगर वो स्टेट आपको परमिशन देता है तभी आप उस कंट्री से क्या कहते हैं स्टेट के एयर स्पेस में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि ऐसा होता तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ट्रूप्स आती हैं, ये सारी चीजें होती है। देखें, थ्योरेटिकली क्या कहते हैं, थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट जब आया 17th सेंचुरी में, 1648 में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसने भी इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिफाइन किया कि भाई उन्होंने इंसानी हुकूक के बारे में बात किया, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और कि इंसान की कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती गई, जो कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, हमें पता चली कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अच्छा, बिफोर 20th सेंचुरी ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, यहीं पे ही आईआर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन वो थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। इस सारे मसाइल में प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, बहुत वॉर्स हुई। ठीक है, बिफोर 1918 international relation did not exist as a separate academic discipline. Before 1918 क्या कहते हैं IR एज अ सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं पढ़ा जाता था, बल्कि वो पॉलिटिकल साइंसेस का ही पार्ट था, वो पॉलिटिकल साइंस की ही एक ब्रांच थी। आफ्टर ये बाद में क्यों बना? ठीक है, अब इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी कि इसको एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन क्यों बनाया गया, यह हम आगे पॉइंट में देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज दैट आर कंसिडर्ड as part of international relations in today's world were seen as a part of other academic disciplines: political science,
हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज को के जो आज इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने इतनी पीछे बात की कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो आज पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का। पहले किस डिसिप्लिन में होते थे? पॉलिटिकल साइंसेस का पार्ट थे, क्योंकि आईआर खुद ही एक पॉलिटिकल साइंसेस का पार्ट था, इस वजह से ये सारी चीज़ें इसी में ही पढ़ी जाती थी। लेकिन आफ्टर First World War, several scholars, specifically in the English-speaking countries, felt the need of new approach to understand the horrific event. पहली जंग अजीम के बाद बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये सोचा, स्पेशली जो इंग्लिश स्पीकिंग या यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि हमें कोई एक ऐसी न्यू अप्रोच लानी पड़ेगी जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो इतना पहली जंग अजीम में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, प्रॉपर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ह्यूमंस का, मिलियंस ऑफ पीपल मर गए थे, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ था जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। तो स्कॉलर्स ने ये नीड महसूस की कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और आगे हम किस तरीके से इसको रोक सकें कि आगे ऐसा कोई इवेंट ना हो। ठीक है, इस तरीके का कोई भी खतरनाक इवेंट आगे ना हो और इसको रोका जा सके, इसके लिए उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हमें एक न्यू अप्रोच लानी पड़ेगी जिसके तहत हम ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। उसके बाद आईआर एज अ सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ था इंग्लैंड की ही किसी यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद अमेरिका में भी उसको एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया, और दूसरे ममालिक ने भी वन बाय वन इसको अडॉप्ट करते गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है, इन ऑर्डर टू डेवलप पीस इन द वर्ल्ड एंड टू प्रिवेंट सच डिजास्ट्रियस इवेंट इन फ्यूचर दे हैड फॉर्म्ड लीग ऑफ नेशन। अच्छा, जब आईआर बना और इस सारी चीज़ पे फोकस किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अब इसको किस तरीके से रोका जाए कि आगे ऐसी कोई जंग अजीम ना हो। ठीक है, तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी, लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया, उसको क्यों फॉर्म किया गया, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सके और पीस को डेवलप कर सके। ठीक है, दुनिया में पीस कायम कर सके, अमन कायम कर सके, और क्या कहते हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है, लीग ऑफ नेशन फाउंड कब हुआ? 10 जन 1920, लेकिन वो फेल हो गया। सही है, फेल क्यों हुआ? फेलियर की बहुत सारी वजूहात हैं, और ये बहुत बड़ा और लेंदी टॉपिक है जिसको हम अपने आने वाले कोर्स में देखेंगे, लेकिन उसकी लबे लुबाब मतलब कि समराइज कर दूं तो ये है कि उसमें एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर था। सबसे पहले तो एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर का क्या मतलब हुआ? एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर के यूनाइटेड नेशन में उस वक्त अमेरिका में उस वक्त प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन। उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे इस लीग ऑफ नेशन के लिए, और उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था लीग ऑफ नेशन को बनाने के लिए। बट बाद में उन्होंने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनके अमेरिकन सेनेट ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, तो वो लीग ऑफ नेशन यूएस ने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद लीग ऑफ नेशन में डोमिनेंसी किसकी थी? फ्रांस की और इंग्लैंड की। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज की डोमिनेंसी थी। फ्रांस और इंग्लैंड लीग ऑफ नेशन को अपने इंटरेस्ट के तहत मैनिपुलेट करते थे। वो पीस कायम करने के लिए लीग ऑफ नेशन को यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस तरीके से सेव कर सकते हैं या किस तरीके से अचीव कर सकें, उसके लिए लीग ऑफ नेशन को यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी पावर्स थी। बाद में सबने एक एक करके, जिन्होंने भी लीग ऑफ नेशन साइन किया था, बाद में उन्होंने सबने एक एक करके वो पीछे हटते गए
और भी बहुत सारी वजूहात बनी, जिसमें सबसे बड़ी वजह थी लीग ऑफ नेशन फेल होने की, वो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम। पहली जंग अजीम होने के बाद उन्होंने एक ऐसा क्या कहते हैं फ्रेमवर्क बनाया जिसके तहत वो पीस को कायम कर सके और कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सके, लेकिन वो फेल हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। ओके, अब दूसरी जंग अजीम हुई, उसके बाद दूसरी जंग अजीम के बाद वर्ल्ड हमारा जो कि पहले मल्टीपोलर था, मतलब पहले बहुत सारी सुपर पावर्स थी लाइक फ्रांस, जर्मनी, यूएस, इंग्लैंड, ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन वो बायपोलर हो गया, सिर्फ 2 सुपर पावर रह गई। दूसरी जंग अजीम खत्म हुई थी 1945 में, सही है। 1945 के बाद 2 सुपर पावर्स रह गई, एक यूएस से और एक यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन ही बाद में सुपर पावर रह गई थी। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के एंड में हमें न्यू क्या कहते हैं वेपन्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जिनको हम न्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये इतने हैवी वेपन्स होते हैं कि जब जैसे कि जो हमारी दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, वो अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया था जापान के 2 स्टेट्स पे, जिनको कहा जाता है हिरोशिमा एंड नागासाकी, सही है। उन पे अटैक करके ये दूसरी जंग अजीम को खत्म किया गया था। जब ये अटैक हुआ तो पूरी दुनिया दंग रह गई कि ये इतने खतरनाक वेपन भी हो सकते हैं, जिन्होंने पूरा शहर ही उड़ा दिया, पूरा स्टेट ही उड़ा दिया। और आज भी वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक के आज भी वहाँ पे साइड इफेक्ट है कि उसकी रेडिएशन इतनी तेज होती है कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो आज भी देखे जाते हैं इतने साल बावजूद भी। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये सारी डेवलपमेंट है। आईआर में एक और नई डेवलपमेंट हुई कि भाई हमें न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पता चला कि न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं और इसको किस तरीके से फिर दूसरे कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा पॉइंट है यूनाइटेड नेशन बनाया गया। अच्छा, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, लेकिन उसके बाद यूनाइटेड नेशन यूएन फॉर्म किया गया। उसका भी बेसिक मकसद यही है क्या कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना और पीस कायम करना, अमन कायम करना, और कॉन्फ्लिक्ट को टेबल टॉक डिप्लोमेसी के जरिए सॉल्व करना, ना कि वॉर के जरिए। ठीक है, और ये सक्सेसफुल रहा, और आज भी हम देख रहे हैं कि सक्सेसफुली यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशन कब बना? 28 अक्टूबर 1945, सही है। अच्छा, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब वो खत्म हो गई, 1995 से लेके 1991 तक कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। किसके दरमियान? सुपर पावर्स के दरमियान, जो कि कौन थी? अमेरिका और सोवियत यूनियन। अच्छा, कोल्ड वॉर उसको क्यों कहा जाता है? कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है कि ये जंग वेपन से नहीं लड़ी गई, ये जंग इकोनॉमिक के थ्रू लड़ी गई, ये जंग क्या कहते हैं डिफेंस के थ्रू लड़ी गई, ये जंग और दूसरे फिनोमेनास के तहत लड़ी गई, लेकिन इसमें वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, इन द नेक्स्ट पॉइंट है, इन द period of Cold War, several new phenomena becomes a part of international relations. Armed disarmament, strategic studies, nuclear warfare, nuclear proliferation, regional conflicts, power alignment, theories like neorealism and constructivism emerged. ठीक है, 1945 से लेके 1991 तक बहुत सारे न्यू फिनोमेना भी आईआर में इमर्ज हुए। बहुत सारी नई थ्योरीज भी आई, जैसे न्यू रियलिज्म। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज एज सेपरेट डिसिप्लिन बनाया गया एकेडमिक के, किस तरीके से हम इसको पढ़ें। न्यूक्लियर वॉरफेयर पढ़ना स्टार्ट हुआ कि न्यूक्लियर वेपन, बाद में सोवियत यूनियन भी न्यूक्लियर पावर बन गया, चाइना भी न्यूक्लियर पावर बन गया, इंडिया और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स का फैलाव बढ़ा। ये सारी चीज़ें हम इसमें
आगे वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली ये है कि बहुत सारे नए नए फिनोमेनाज भी आए, ठीक है। उसके बाद इन 1989 टू 1991 यूएसएसआर कोलैप्स्ड, सोवियत यूनियन टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि अफगानिस्तान और रशिया के दरमियान जंग हो गई थी, जिसमें बाद में खामोशी से अमेरिका भी शामिल हो गया, खामोशी से पाकिस्तान भी शामिल हो गया और सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, जिसको आज हम देखते हैं कि रशिया टूट के वो बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी और भी क्या कहते हैं स्टेट्स थी जो कि बाद में सॉवरन स्टेट बन गई, बाद में सब कंट्रीज बन गए, सब क्या कहते हैं एक सॉवरन कंट्री बन गए, सब आज़ाद हो गए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 1991 सोवियत यूनियन टूटने के बाद वर्ल्ड क्या कहते हैं बायपोलर से यूनिपोलर हो गया, सिर्फ एक सुपर पावर रह गई। देखिए, पहली जंग अजीम के बाद बायपोलर हो गया था, 2 सुपर पावर्स रह गई थी, मल्टीपोलर से वो बायपोलर हुआ। पहले बहुत सारी सुपर पावर्स थी, उसके बाद सुपर पावर खत्म हुई, उस 2 सुपर पावर रह गई, यूएसए और यूएसएसआर। उसके बाद वो बना क्या कहते हैं बायपोलर। उसके बाद बायपोलर से भी जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया तो उसके बाद वो बना यूनिपोलर, ठीक है। अब सिर्फ एक सुपर पावर है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। आफ्टर 1991 ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसको इतना इजीली डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बाद क्या कहते हैं इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, एरोप्लेन्स के ज़रिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टेट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अब आज आपको क्या कहते हैं अमेरिका में अगर किसी से बात करनी है तो आपके पास हज़ारों ऑप्शन है, व्हाट्सएप है आपके पास, वाइबर है, याहू है, गूगल मीट्स है, जूम है। आप कितने ही प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अमेरिका में बैठे एक आदमी के साथ बात कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस पैंडेमिक में पूरा वर्ल्ड ही डिजिटलाइज हो गया। ये नया फिनोमेना इमर्ज हुआ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कि हम हर स्टेट ने, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड ने ग्लोबली डिजिटल मार्केटिंग को या डिजिटलाइजेशन को एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्या कहते हैं हमारी कम्युनिकेशन में, हमारे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में भी एडवांसमेंट होता जा रहा है। आज आपको महीने नहीं लगते अमेरिका जाने के लिए, वो इस वजह से नहीं लगते क्योंकि एरोप्लेन्स हैं। एरोप्लेन के तहत आप कुछ घंटे की फ़्लाइट्स में अमेरिका पहुंच जाते हैं। आपको सिर्फ वीज़ा चाहिए, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर के तहत आपको क्या कहते हैं आपका टाइम बच गया है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्या कहते हैं यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है, और ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आईआर में पढ़ी। हमने देखा कि उसका मीनिंग क्या था, हमने व्यूज़ के बारे में पढ़ा, हमने उसके नेचर के बारे में पढ़ा, और हमने क्या कहते हैं आगे उसका क्या कहते हैं स्कोप पढ़ा कि क्या-क्या, किस-किस फ़ील्ड्स को हम आईआर में डिस्कस कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से आईआर एवोल्यूशन में आईआर की एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, ठीक है। ये हमारा पहला लेक्चर है और ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, एवोल्यूशन ऑफ आईआर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।